Good morning, student. My name is Dr. Gaurav Yadav. I have completed my MBBS from PGI Rohtak. Currently, I am working as medical officer under Government of India. Today, I will teach you one of the important topic of cell division, that is mitosis. आज अपन माइटोसिस के बारे में बात करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड माइटोसिस. माइटोसिस वर्ड दो, इसको अगर स्प्लिट करते हैं तो इसके अंदर दो कंपोनेंट है. वन इज माइटोज, अदर इज ओसिस. माइटोज का मतलब होता है थ्रेड, ओके, और ओसिस का मतलब होता है स्टेट. तो मतलब क्या बात हुई, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइटोसिस? इट इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच थ्रेड्स आर फॉर्म, जिसमें थ्रेड्स बन जाते हैं. थ्रेड्स को क्या बोलते हैं अपन? स्पिंडल्स. तो यू भी बोल सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच स्पिंडल्स गेट फॉर्म. ओके, नाउ एक बात होती है, एक टर्म होती है ए माइटोसिस. ए माइटोसिस एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेटिंग, ए लग रहा है मतलब कुछ एब्सेंट है. क्या एब्सेंट है इसमें? थ्रेड नहीं बनेंगे. इन दिस टाइप ऑफ माइटोसिस नो थ्रेड फॉर्मेशन टेक प्लेस. क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियर में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है. न्यूक्लियस में कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से डिवीजन होता है. कोई थ्रेड या कोई स्पिंडल नहीं बनेंगे. ठीक है. माइटोसिस को सबसे पहले स्टडी किसने किया था? साइंटिस्ट हुए हैं प्लांट सेल के अंदर, उन्होंने स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले माइटोसिस को स्टडी किया था प्लांट सेल में. फ्लेमिंग ने स्टडी किया था एनिमल सेल में. और माइटोसिस को सबसे पहले हु कॉइन्ड द टर्म माइटोसिस, किसने माइटोसिस का नाम रखा था? वो भी फ्लेमिंग ही थे. ठीक है, ये इतनी बात समझ आ गया. अब देखो यू नो इट वेरी वेल, सेल डिवीजन दो टाइप की होती है. माइटोसिस मेनली दो टाइप की होती है, माइटोसिस एंड म्यूसिस. अब इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है माइटोसिस और म्यूसिस में? मैं आपको माइटोसिस इंडिविजुअल पढ़ाऊंगा, म्यूसिस पढ़ाऊंगा. उसके बाद एट द एंड ऑफ बोथ टॉपिक वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड म्यूसिस. बट आज एक बार थोड़ा सा ग्रोसली अपन देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं. ग्रोस डिफरेंसेस, मोटे मोटे क्या डिफरेंसेस हैं बिटवीन द माइटोसिस एंड द म्यूसिस. लेट्स स्टार्ट. माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है, मतलब क्या है इक्वेशनल, और म्यूसिस रिडक्शनल डिवीजन है. इसका मतलब इतना है बच्चों, माइटोसिस में जो मदर सेल है, जो पेरेंट सेल है, वो टूट के दो सेल्स बनाएगी, उन्हें हम डॉटर सेल्स बोलेंगे. ठीक है, जैसे ये अपनी पेरेंट सेल है. ठीक है, इसके अंदर मान लो डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड सेल है. ठीक है, दिस इज पेरेंट सेल विच इज डिप्लॉयड. ओके, इसके डिवीजन से दो डॉटर सेल्स बनेंगी जो आइडेंटिकल टू ईच अदर होंगी. दोनों एक दूसरे जैसी, एक दूसरे के बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर होंगी. ठीक है, तो इसमें क्या है, 2n क्रोमोसोम थे तो 2n ही है. मतलब अगर ये हमारी पेरेंट सेल है, मदर सेल है, अगर मदर सेल डिप्लॉयड है तो जो डॉटर सेल है वो भी डिप्लॉयड होंगी, उनमें भी 2n कंडीशन मिलेगी. और अगर ये हैप्लॉयड है तो डॉटर सेल भी हैप्लॉयड होंगी. समझ रहे हो? मतलब रिडक्शन नहीं हो रहा है क्रोमोसोम के सेट में. अगर हमारी पेरेंट सेल डिप्लॉयड है तो डॉटर सेल भी डिप्लॉयड है, पेरेंट सेल हैप्लॉयड है तो डॉटर सेल भी हैप्लॉयड है. ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेशनल. इसमें कोई भी क्रोमोसोम का नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, सेम है. जो पेरेंट सेल का है, मदर सेल का है, वही अब इसका डॉटर सेल्स का है. अपन देखेंगे ड्यूरिंग, अपन जब कैरियोकाइनेसिस पढ़ेंगे, इसमें साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे, जब वेरियस फेजेस में पढ़ाऊंगा माइटोसिस को, तब देखेंगे किस तरह से क्रोमोसोम नंबर प्रिजर्व रहता है. ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड म्यूसिस के अंदर ऐसा नहीं होता. म्यूसिस में बच्चों, जैसे मान लो पेरेंट सेल अगर डिप्लॉयड है तो उससे जो अल्टीमेटली 4 डॉटर सेल मिलेंगी और वो क्या होंगी? हैप्लॉयड हो जाएंगी. ठीक है, जस्ट लाइक दिस. मैं आपको ग्रोसली बता रहा हूँ. वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल इन अपकमिंग लेक्चर्स. दिस इज मान लो 2n सेल है, डिप्लॉयड सेल है, जो कि पेरेंट सेल है, मदर सेल है. ठीक है, और ये सेल अगर म्यूसिस में जाती है, इफ इट अंडरगोज म्यूसिस, तो अल्टीमेट रिजल्ट होगा 4 डॉटर सेल. क्या कैसे बनेंगी? पहले 2 बनेंगी, फिर इनसे 2 और बन जाएंगे, ऐसे ना. मैं पढ़ाऊंगा सारा डिटेल में. अल्टीमेट प्रोडक्ट ये होगा 4 डॉटर सेल्स, और ये सारा इनके सबके अंदर n क्रोमोसोम होगा. n n n और n. देखा आप आपने, मदर सेल ये है, पेरेंट सेल ये है, इसके अंदर क्या क्रोमोसोम का स्टेटस है? 2n है. लेकिन अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बनी? 4 डॉटर सेल, 1 2 3 4. और ये इनमें क्रोमोसोम का नंबर क्या है? बिल्कुल हाफ हो गया है, 2n से n हो गया है. तो बस इतना ही है, इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शनल. नाम में इसका मतलब छुपा है. इसमें रिड्यूस हो रहा है. क्या रिड्यूस हो रहा है? डिप्लॉयड जो मदर सेल थी वो अल्टीमेटली हैप्लॉयड डॉटर सेल दे रही है, जबकि यहाँ पर डिप्लॉयड मदर, माइटोसिस में डिप्लॉयड मदर सेल डिप्लॉयड डॉटर सेल दे रही थी, हैप्लॉयड मदर सेल हैप्लॉयड दे रही थी. कोई क्रोमोसोम का रिडक्शन नहीं हो रहा था. लेकिन मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर का रिडक्शन हो रहा है. वहाँ पर डिप्लॉयड है तो वो अल्टीमेटली हैप्लॉयड बनेगी. वन डिफरेंस. सेकंड डिफरेंस बच्चों, माइटोसिस हैप्लॉयड मदर सेल में भी हो सकती है और डिप्लॉयड में भी हो सकती है. समझ रहे हो? हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों सेल में हो सकती है. लेकिन आपकी मियोसिस ओनली डिप्लॉयड सेल में होगी, हमेशा डिप्लॉयड सेल में होगी, हमेशा 2n कंडीशन में होगी. ठीक है, और माइटोसिस आपका सोमेटिक सेल्स के अंदर होती है, फ्रॉम द हेड टू टो.
ऊपर से लेके नीचे तक चले जाओ, सभी सोमेटिक सेल्स में माइटोसिस होगी, ठीक है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि जर्म सेल्स में नहीं होगी। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस मल्टीप्लिकेशन स्टेज पर माइटोसिस होती है। प्लीज नोट डाउन, जो अपने गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमेट्स बनते हैं, लाइक स्पर्म बन रहे हैं, ओवा बन रहे हैं, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज oogenesis, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis के अंदर मतलब गैमेट बन रहे हैं। तो गैमेट जब बनते हैं बच्चों तो 3 फेज में होता है वो, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज, MGM। जो मल्टीप्लिकेशन फेज है ना, उसमें भी आपका माइटोसिस होता है। प्लीज नोट डाउन, जर्म सेल्स में जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है, गैमेटोजेनेसिस, उसमें मल्टीप्लिकेशन स्टेज पर 3 स्टेज होती है, मल्टीप्लिकेशन, मैच्योरेशन एंड ग्रोथ। मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। तो मल्टीप्लिकेशन स्टेज पर आपका माइटोसिस होगा, मल्टीप्लिकेशन स्टेज पर आपका माइटोसिस होगा। याद रखना इसको, मल्टीप्लिकेशन है ये, मैच्योरेशन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन स्टेज पे, ठीक है। इक्वेशनल वाला हो गया, हैप्लोइड हो गया, सोमेटिक हो गया। अब इसका माइटोसिस का मेन फंक्शन क्या है? रिपेयर का है। बॉडी में जहां पे इंजरी हो रही है, नई सेल बनानी है, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट इज द मेन फंक्शन ऑफ माइटोसिस। ऑन द अदर हैंड म्यूसिस का मेन फंक्शन क्या है बच्चों? गैमेटोजेनेसिस। जर्म सेल्स में बेसिकली होती है, जर्मिनल सेल्स में होती है, और हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होती है ना, तो ये गैमेट्स बनाती है, oogenesis करती है, स्पर्मेटोजेनेसिस करती है। क्लियर है? ये आपको बता चुका हूं मैं कि माइटोसिस में अल्टीमेटली क्या बनेंगी? 2 डॉटर सेल्स बनेंगी, 2 डॉटर सेल्स बनेंगी, और इसमें अल्टीमेटली 4 डॉटर सेल बनेंगी। लेकिन बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये दोनों के दोनों डॉटर सेल्स दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। ये दोनों के दोनों आपस में बिल्कुल सेम होंगी। लेकिन यहां पर जो 4 डॉटर सेल बन रही है म्यूसिस में, दे आर नॉट आइडेंटिकल। ये एक जैसी नहीं होंगी, ये सिमिलर नहीं होंगी। इसीलिए, क्योंकि वो अपन पढ़ेंगे, जब मैं आपको म्यूसिस पढ़ाऊंगा तो म्यूसिस में क्रॉसओवर्स होते हैं, बहुत से फिनोमेनन होंगे, आई विल डिस्कस इन डिटेल। उन्हीं की वजह से क्रॉसओवर जो होता है उसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशंस आ जाते हैं, इसलिए आइडेंटिकल नहीं है। तो याद रखना, माइटोसिस में दोनों डॉटर सेल्स आइडेंटिकल होंगी, कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा, जबकि म्यूसिस में जेनेटिक वेरिएशन होंगे, क्योंकि डॉटर सेल अभी भी आइडेंटिकल नहीं होंगी जेनेटिकली। क्लियर है? तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड म्यूसिस व्हिच आर एक्चुअली सेल डिवीजन। ओके, अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सेल डिवीजन और सेल साइकिल एक ही बात है। नहीं बच्चों, सेल साइकिल इज ए ब्रॉड टर्म, उसके अंदर सेल डिवीजन होता है। सेल साइकिल के अंदर सेल डिवीजन भी आ जाता है, सेल ग्रोथ भी आता है, जीनोम डुप्लीकेशन भी आ जाता है। तो व्हाट इज सेल साइकिल एंड व्हाट इज सेल डिवीजन? सेल साइकिल इज ए कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंस ऑफ इवेंट थ्रू विच ए सेल passes for the process of cell division। एक सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंस ऑफ इवेंट से गुजरती है। पहले ये होगा, फिर ये हो, फिर ये हो, समझ रहे हो? कोऑर्डिनेटेड, पहले ये स्टेज होगी, फिर ये स्टेज, फिर ये स्टेज, लेट अस स्टेज A, B, C जो भी है। तो एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंस ऑफ इवेंट से एक सेल को गुजरना पड़ता है फॉर द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, एंड दैट होल साइकिल इज कॉल्ड सेल साइकिल। तो सेल डिवीजन इज ए पार्ट ऑफ सेल साइकिल, समझ रहे हो? सेल डिवीजन नॉट इटसेल्फ सेल डिवीजन नॉट इटसेल्फ सेल साइकिल, सेल डिवीजन इज जस्ट ए पार्ट ऑफ सेल साइकिल। क्लियर है आपको? क्योंकि सेल साइकिल में तो सेल डिवीजन भी होगा, सेल ग्रोथ भी होगा, जीनोम डुप्लीकेशन भी होगा, सब चीज़ होंगी। क्लियर है? अब बात करते हैं, माइटोसिस आज अपना टॉपिक है, तो व्हाट आर द वेरियस कॉजेज फॉर द माइटोसिस? माइटोसिस हो रही है, मान लिया एक पेरेंट सेल से 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल बन रही है, और उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर मेंटेन है। अगर 2n है तो 2n है, n है तो n, डिप्लॉइड तो डिप्लॉइड, हैप्लॉइड तो हैप्लॉइड, बिल्कुल वैसा चलेगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये हो क्यों रहा है? व्हाट इज द बेसिस फॉर द माइटोसिस? व्हाट आर द वेरियस कॉजेज फॉर द माइटोसिस? तो दीज आर द बेसिक कॉजेज। एक तो होता है बच्चों कर्न प्लास थ्योरी, जो साइंटिस्ट हर्टविग ने दी थी, HERTWIG, हर्टविग साइंटिस्ट ने कर्न प्लास थ्योरी दी थी, और एक सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होता है, ये अपन डिस्कस करेंगे। इनके कारण मैं बताऊंगा आपको, इनके कारण माइटोसिस को टेक प्लेस करना पड़ रहा है, होना पड़ रहा है। कर्न प्लास थ्योरी क्या बोलती है कि हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है एक। क्या होता है? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, NC रेशियो बोलते हैं इसको, NC रेशियो, ठीक है। न्यूक्लियस, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशियो में अगर डिस्टर्बेंस हो जाएगी, उसमें कुछ बदलाव हो जाएंगे, तो सेल को डिवाइड करना पड़ेगा। देखो, जब सेल छोटे साइज की होती है, स्मॉल सेल होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस का जो साइज है वो रिलेटिवली लार्ज होता है, और वो आराम से साइटोप्लाज्म की एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे सेल ग्रो करती है, जैसे जैसे सेल का वॉल्यूम बढ़ता जाता है, तो न्यूक्लियस छोटा रह जाता है। देन दैट न्यूक्लियस कांट कंट्रोल द
होल साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी, तो उसको डिवाइड होना पड़ता है। मैंने क्या बोला, जब सेल्स छोटी होती है तो न्यूक्लियस रिलेटिवली बड़ा होता है, तो वो अपनी साइटोप्लाज्म की जितना भी साइटोप्लाज्म उसको कंट्रोल कर लेता है, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट कर लेता है, ठीक है। लेकिन जब सेल ग्रो करती है, सेल ग्रो करी तो न्यूक्लियस छोटा रह जाता है और साइटोप्लाज्म बड़ा होता जाता है, तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता न्यूक्लियस, तो फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है न्यूक्लियस की और साइटोप्लाज्म के साइज के बीच में, दैट इज एनसी रेशियो, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो उसके चक्कर में सेल को डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को अपन KI इंडेक्स बोलते हैं, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, प्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म इंडेक्स, और इसका क्या फॉर्मूला होता है, Vn अपॉन Vc माइनस Vn, दैट इज KI मतलब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। Vn इज वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, Vc इज वॉल्यूम ऑफ द सेल एंड Vc माइनस Vn इज द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या है ये इसका मतलब, Vn इज वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, Vc वॉल्यूम ऑफ सेल, Vc माइनस Vn इज वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये जो रेशियो है ये गड़बड़ाता है, तब हमारा डिस्टर्बेंस होता है, तो सेल को डिवाइड करना पड़ता है। दिस इज कर्न प्लाज्म थ्योरी जो साइंटिस्ट हार्टविग ने प्रपोज की थी। सेकेंड कोज फॉर द माइटोसिस इज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो में डिस्टर्बेंस होना। जब सेल छोटी होती है तो सेल का वॉल्यूम कम होता है, सरफेस एरिया रिलेटिवली ठीक होता है, लेकिन जैसे जैसे सेल का ग्रो करती है तो सरफेस एरिया कम हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो उसके अंदर डिस्टर्बेंस होने की वजह से सेल को डिवाइड करना पड़ता है, माइटोसिस के अंदर जाना पड़ता है। दीज आर द टू कोजेज व्हाई सेल हैज टू अंडरगो इनटू द माइटोसिस। क्लियर है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरियस फेजेस ऑफ माइटोसिस। मतलब माइटोसिस के अंदर कौन कौन सी फेज में माइटोसिस होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वन इज आई फेज एंड अदर इज एम फेज। माइटोसिस दो फेज में होता है। पहली फेज का नाम है इंटरफेज, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेकंड इज एम फेज। द अदर नेम ऑफ एम फेज इज डिविजनल फेज, डिवाइड होना, डिविजनल फेज या फिर माइटोटिक, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, माइटोसिस है, तो माइटोटिक फेज बोलेंगे इसको। दो फेज है अपनी, आई और एम। अब बात करते हैं पहले इंटरफेस की। आज के लेक्चर में वी विल डिस्कस इंटरफेस, इन द अपकमिंग लेक्चर ऑफ द सेम टॉपिक आई विल डिस्कस अबाउट द एम फेज। क्लियर है? इंटरफेज के बारे में बातें करते हैं। इंटरफेज इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको अपन मोस्ट एक्टिव फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोस्ट एक्टिव है ये फेज, मोस्ट एक्टिव। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही होती है। देखो बच्चों, सेल रियल मायने में सेल डिवाइड होगी माइटोटिक में। आई फेज के अंदर तो सेल प्रिपेयर हो रही है, अपनी तैयारियां कर रही है। शादी की तैयारी करने से पहले, शादी होने से पहले शादी की तैयारियां करते हैं ना, इसी तरह डिवीजन होने से पहले हम तैयारियां कर रहे हैं। सेल हमारी तैयार हो रही है, प्रिपेयर हो रही है फॉर द सेल डिवीजन। प्रिपेयर किस फेज में हो रही है? इंटरफेज में, प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। और कोई भी सेल साइकिल है बच्चों, उसका मोर देन 95% ड्यूरेशन सिर्फ और सिर्फ इंटरफेज में गुजरती है। मैंने क्या बोला? मान लो अगर अपनी सेल साइकिल 100 घंटे चल रही है तो 95 घंटे, 95 आवर्स हमारी सेल इंटरफेज में स्टे करेगी। प्रिपेयर होने में टाइम लगती है, मतलब बहुत माइन्यूट सा फ्रैक्शन होता है जो माइटोटिक फेज से होकर गुजरता है। मेन फेज कौन सी है? इंटरफेज, जहां पे प्रिपरेशन होता है। मेजर पोर्शन ऑफ द टाइम ऑफ द सेल साइकिल पासिस इन द आई फेज। क्लियर है? क्लियर यहां तक? आई फेज को अपन मोस्ट एक्टिव फेज बोलते हैं, ये बात समझ आ गई। इसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, इसको अपन रेस्टिंग फेज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसका एक रीजन है। देखो बच्चों, ये सेल जब प्रिपेयर हो रही होती है तो बहुत सी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, बहुत सी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, लेकिन वो माइक्रोस्कोप में पकड़ में नहीं आती। वी कांट कैच दोज बायोकेमिकल रिएक्शंस, दोज मेटाबॉलिक रिएक्शन वी कांट कैच। तो इसीलिए हमें लगता है कि सेल तो रेस्ट कर रही है, इसलिए रेस्टिंग फेज बोलते हैं। आइडली रेस्टिंग नहीं है, मोस्ट एक्टिव है बच्चों। इसमें बहुत ज़्यादा प्रिपरेटरी रिएक्शन चल रही होती है, बायोकेमिकल मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही होती है, सेल बहुत तैयारियां कर रही होती है जोर शोर से, लेकिन हमें लगता कैसे है, हम माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो हम बोल देते रेस्टिंग फेज। बट ये रेस्टिंग नहीं है, मोस्ट एक्टिव फेज है। और मोस्ट एक्टिव समझ में आ गया, रेस्टिंग फेज समझ में आ गया, मोर देन 95% इसके अंदर से गुजरती है, समझ में आ गया। दो साइंटिस्ट थे, होवार्ड एंड पेल्क साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किया था, इंटरफेज को डिवाइड किया 3 फेज के अंदर। इंटरफेज को डिवाइड किया G1S और G2 फेज के अंदर। प्लीज मेक दिस फ्लो चार्ट। G1S G2, इसके अंदर इन्होंने इसको बांटा, किसको डिवाइड किया? इंटरफेज को। अब बिफोर मूविंग टू दिस डिवीजन, बिफोर मूविंग टू दिस क्लासिफिकेशन, लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इंटरफेज। व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ इंटरफेज? इंटरफेज होता क्या है? देखो बच्चों, अपनी सेल कंटिन्यू डिवाइड होती रहती है, ठीक है। पहले आएगी, जैसे मान लो इंटरफेज आया, फिर सेल चलेगी माइटोसिस के अंदर, माइटोटिक फेज के अंदर, फिर दोबारा इंटरफेज आ गया, फिर माइटोटिक फेज आ गया, फिर इंटरफेज। इस तरह से सेल कंटिन्यू डिवाइड कर रही है, इंटरफेज माइटोटिक फेज, इंटरफेज माइटोटिक फेज, ऐसे चल रही है। अब तुम देखो इंटरफेज को तोड़कर देखो, इंटर मतलब बीच में,
तो क्या हुआ, इंटरफेज ये है, तो ये इस माइटोसिस और इस माइटोटिक डिवीजन के बीच में आ रही है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरफेज? इंटरफेज इज द फेज प्रेजेंट बिटवीन टू सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन। प्लीज नोट डाउन केयरफुली, दो लगातार जो माइटोटिक डिवीजन हो रहे हैं सेल में, उनके बीच की जो फेज है उसे हम इंटरफेज बोलते हैं। रटने की जरूरत नहीं है, इंटर का मतलब बीच होता है। इट इज द फेज विच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू कंजुकेटिव टू सक्सेसिव माइटोटिक फेज इज कॉल्ड इंटरफेज। क्लियर है? अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन पे। इंटरफेज के बारे में काफी कुछ हो गया डिस्कस। G1 S G2 इनके अलग अलग नाम हैं। G1 को अपन बोलते हैं गैप फेज 1 भी बोल सकते हैं, या फिर प्री डीएनए सिंथेटिक फेज, क्योंकि आपको पता है एस फेज का मतलब सिंथेटिक फेज होता है, यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इससे पहले प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है, और पोस्ट का मतलब होता है बाद में। आपको पता है डीएनए एस फेज के अंदर डबल हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्री डीएनए सिंथेटिक फेज, ठीक है, और इसको बोलेंगे पोस्ट डीएनए सिंथेटिक फेज G2 को, ठीक है। तो दो नाम जीवन के याद रख लो, गैप फेज 1 एंड प्री डीएनए सिंथेटिक फेज। अब जीवन में क्या क्या होता है बच्चों? जीवन में आपका आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेंगे, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनका भी साइज बढ़ेगा। सेल का मैक्सिमम ग्रोथ जीवन फेज में ही होता है। प्लीज नोट डाउन, सेल का मैक्सिमम साइज के अंदर इंक्रीमेंट द मैक्सिमम इंक्रीमेंट इन द साइज ऑफ द सेल अकर्स इन द जीवन फेज ऑफ इंटरफेज। प्लीज नोट डाउन, सेल ऑर्गेनेल्स का साइज बढ़ेगा, सेल का साइज बढ़ेगा, मैक्सिमम ग्रोथ इसी में होगा, आरएनए बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे, ये जीवन के अंदर होगा। क्लियर है आपको? जीवन। देन बात आती है एस फेज की, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एस फेज का नाम पता चल रहा है, एस से सिंथेटिक फेज हो रहा है। इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए अपना रेप्लिका बना रहा है, अपनी कार्बन को भी बना रहा है। समझ में आ रही है आपको बात? अब याद रखो बच्चों, न्यूक्लियर डीएनए होता है और एक साइटोप्लाज्मिक डीएनए होता है। क्या होता है? एक तो न्यूक्लियर डीएनए होता है और एक साइटोप्लाज्मिक डीएनए होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, सिंथेटिक फेज एस फेज में जो रेप्लिकेशन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसका, न्यूक्लियर डीएनए का हो रहा है। प्लीज माइंड इट, मैंने लिख भी रखा है, डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर डीएनए का हो रहा है, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक डीएनए का रेप्लिकेशन तो थ्रू आउट सेल साइकिल होता है, कोई स्पेसिफिक स्टेज नहीं है, स्पेसिफिक फेज नहीं है। सिर्फ न्यूक्लियर डीएनए है जो एस फेज में डबल होगा, लेकिन साइटोप्लाज्मिक डीएनए हर स्टेज में डबल हो सकता है, उसका रेप्लिकेशन का कोई पर्टिकुलर फेज नहीं है। क्लियर है? दूसरी बात, हिस्टोन प्रोटीन एस फेज में बनेंगे। क्या बनेंगे? हिस्टोन प्रोटीन एस फेज के अंदर बनते हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लीज माइंड इट, डीएनए का कंटेंट डबल हो रहा है बट क्रोमोसोम नंबर सेल का बढ़ नहीं रहा है, इट इज कांस्टेंट। मतलब अगर हमारी सेल हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड ही रहेगी, और डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड रहेगी, एन है तो एन रहेगी, 2n है तो 2n रहेगी। क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ रहा है, डीएनए का कंटेंट बढ़ रहा है। क्रोमोसोम किससे बना है? डीएनए से बना है। उस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए की मात्रा बढ़ रही है बच्चों। क्या बढ़ रही? मात्रा। अब इसको समझाता हूं मैं आपको। अब देखो बच्चों, ये अपनी मदर सेल है, मदर सेल के अंदर मान लो डिप्लॉइड थी, इसके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, 2n है, तो डॉटर सेल्स भी दोनों आइडेंटिकल होंगी। अब माइटोसिस पढ़ रहे हैं, कोई डाउट ही नहीं इसमें, तो ये भी 2n है, ये भी 2n है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, जब हमारी मदर सेल एस फेज में एंटर नहीं करी थी, जब सेल डिवीजन में एंटर नहीं की थी, तब क्या था उसके अंदर? लेट अस सपोज दैट उसके अंदर डीएनए कंटेंट 2C था। देखो बच्चों याद रखना, ये 2C और 2n में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों चीज अलग अलग है। C इज कंटेंट ऑफ डीएनए, डीएनए की मात्रा कितनी है, कंटेंट ऑफ डीएनए। ये लेट अस सपोज दैट ये जो मदर सेल है, इस ये सेल डिवीजन में एंट्री करने से पहले इसके पास 2C डीएनए था, ठीक है, 2C डीएनए था। जैसे ही ये सेल डिवीजन में एंटर करा, एंटरफेज में घुसी और एस फेज तक पहुंची। अब आपको पता है एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, एक डीएनए से 2 डीएनए बनेंगे, तो यहां पर पहले 2C कंटेंट था, तो रेप्लिकेशन के बाद क्या हो जाएगा? 4C। रेप्लिकेशन के बाद आफ्टर एस फेज 4C हो जाएगा। बट अभी भी क्रोमोसोम नंबर 2n ही है, ये बच्चे गलती करते हैं। क्रोमोसोम नंबर अभी भी 2n है, हमारी मदर सेल पेरेंट सेल अभी भी डिप्लॉइड है। हमारी इसके पास जब एस फेज से गुजर गई हमारी मदर सेल, तो अब आगे जो फर्दर साइटोकाइनेसिस होएगा, जो मैं पढ़ाऊंगा आगे, तो 2 डॉटर सेल बनेंगी, तो इसमें 2C में हाफ तो इसके पास चला जाएगा और हाफ इसके पास चला जाएगा। समझ रहे हो? ये इसलिए हो रहा है। 2n डिप्लॉइड का तो पंगा ही नहीं है, वो तो सेम रहेगा। बस मेन बात है कि बिफोर एस फेज
कोई दिक्कत नहीं थी, 2C डीएनए था, मतलब कंट्रोल डीएनए, बट आफ्टर रेप्लिकेशन 4C हो गया, और फिर जब दो डॉटर सेल बनी तो 2C इसके पास चला गया, 2C इसके पास चला गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेट, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एस फेज में आपका सिर्फ और सिर्फ डीएनए का अमाउंट डबल होगा, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होगा। और न्यूक्लियर डीएनए एस फेज के अंदर ही डिवाइड करता है और किसी फेज में नहीं करेगा, साइटोप्लाज्म भी किसी भी फेज में कर सकता है। न्यूक्लियर डीएनए क्या लेट्स रिवाइज अबाउट द एस फेज। एस फेज इज कॉल्ड सिंथेटिक फेज। न्यूक्लियर डीएनए इस फेज में डिवाइड करेगा, हिस्टोन प्रोटीन बनेंगे, जो कंटेंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा, बट द क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, हिस्टोन प्रोटीन बनेंगे। इसके अलावा सेंट्रियोल्स का भी डुप्लीकेशन होगा, सेंट्रियोल्स भी 1 से 2 बन जाएंगे, बट ये याद रखना है डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म होता है। क्लियर है? दिस इज अबाउट एस फेज, ठीक है, ये अपनी एस फेज। जीवन फेज समझ आ गया, एस फेज आ गया, और G2। एक जीवन फेज पे बच्चों एक क्वेश्चन और आता है कि जीवन फेज कोरस्पॉन्ड टू विच टाइम इंटरवल। सी जीवन, देखो मैंने क्या बताया था, इंटरफेज माइटोटिक फेज, इंटरफेज माइटोटिक, ऐसे अल्टरनेट करता है, सेल जब डिवाइड होती है तो 2 माइटोटिक फेज के बीच में इंटरफेज है, ठीक है। तो इंटरफेज के आगे 3 पोर्शंस हैं, G1, S और G2। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दिस फेज कोरस्पॉन्ड टू द टाइम इंटरवल बिटवीन द M फेज एंड द इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। क्योंकि S फेज में क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, तो S फेज डीएनए रेप्लिकेशन और ये M फेज, इनके बीच की फेज को ये बोल सकते हैं अपन। तो व्हाट इज G1 फेज? इट इज द टाइम इंटरवल, इट इज द फेज विच इज प्रेजेंट बिटवीन द M फेज ऑफ प्रीवियस साइकिल, उसकी M फेज से लेकर इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन के बीच की फेज को भी G1 फेज बोलते हैं। इट इज द फेज विच इज प्रेजेंट बिटवीन द माइटोटिक फेज एंड द इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन, उनके बीच की फेज को G1 फेज बोल सकते हैं। इस पे एमसीक्यू बनता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट फेज ऑफ इंटरफेज, दैट इज G2 फेज, ठीक है। G2 फेज को बोलते हैं गैप फेज 2 या फिर पोस्ट डीएनए सिंथेटिक फेज, क्योंकि डीएनए अपना बन चुका है इस फेज में, अब डीएनए की सिंथेसिस कंप्लीट हो चुकी है, तो पोस्ट का मतलब बाद में, तो पोस्ट डीएनए सिंथेटिक फेज इज G2 फेज। इसका दूसरा नाम है प्री माइटोटिक फेज। समझ रहे हो भाई बच्चों? देखो प्री का मतलब क्या होता है, किसी चीज से पहले, किसी इवेंट से पहले की बात, और किसी इवेंट के बाद की बात को पोस्ट बोलते हैं। अब आपको अपने को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटरफेज पढ़ रहे हैं। इंटरफेज के बाद क्या होगा तुम्हें पता है, इंटरफेज माइटोटिक फेज, इंटरफेज माइटोटिक फेज। पहले इंटरफेज कंप्लीट हुई, G1 S G2 उसमें चली गई, फिर माइटोटिक फेज में आ गया, फिर माइटोटिक फेज में ठहरी सेल थोड़ी देर के लिए, फिर इंटरफेज में एंटर कर गई। इंटरफेज में 3 स्टेजेस होती हैं, G1 S G2, तो सेल ऐसे चलती है, G1 S G2 M फेज, G1 S G2 M फेज, इस तरह चलती है। तो ये अब सेल लास्ट फेज है इंटरफेज की G2, उसके बाद ऑटोमेटिकली माइटोटिक फेज में लैंड कर जाएगी, माइटोटिक फेज में हमारी सेल चली जाएगी। क्लियर है? तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, क्योंकि G2 के बाद नेक्स्ट फेज कौन से आने वाली है, माइटोटिक फेज, इसलिए हम बोल देंगे इसको प्री, कि आने वाली से पहले नेक्स्ट फेज कौन सी है, माइटोटिक फेज है, तो प्री माइटोटिक फेज बोलेंगे। तो G2 फेज इज प्री माइटोटिक और पोस्ट डीएनए सिंथेटिक फेज या फिर गैप फेज 2। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बच्चों बहुत से चेंजेस आते हैं। इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द प्रिपरेटरी फेज, ओके। इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इस पे। ट्यूबुलिन प्रोटीन्स गेट फॉर्म इन G2 फेज। ये भी पूछते हैं कि स्पिंडल फाइबर के अंदर जो प्रोटीन्स होती है वो कौन सी फेज में बनती है। नंबर 1 G1 फेज, नंबर 2 G2, नंबर 3 S, नंबर 4 G0, दैट इज जी नोड, दैट इज क्विसेंट फेज। किस में बनती है, इट इज G2 फेज। क्लियर है? अच्छा बच्चों याद रखना, सेल साइकिल इरिवर्सिबल होती है। ऐसा नहीं है कि सेल मतलब G1 से S आ गया, S से G2 आ गया तो वापस रिवर्स कर जाएगी, G1 से S में जाएगी, S से G2 में जाएगी। और एक बार सेल अगर S फेज में आ गई तो सेल को डिवाइड होना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट फॉर द सेल, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। S फेज का मतलब मोहर लग गई ISO की कि अब तो सेल को डिवाइड ही होना पड़ेगा, ठीक है। S फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट और इट इज इरिवर्सिबल, ऐसा नहीं कि रिवर्सिबल नहीं होता, ठीक है। सो फ्रेंड्स दिस टॉपिक एंड्स विद द इंटरफेज, ओके। तो आज अपने इंटरफेज डिस्कस किया है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द M फेज, ठीक, दैट इज माइटोटिक फेज, दैट इज डिविजनल फेज। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू माइटोटिक फेज। आज इंटरफेज तक ही करते हैं, अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी का, ठीक है। थैंक यू।